छत्तीसगढ़ सरकार ने साल 2008 के एनआईए एक्ट को गैर आईनी करार देने का मुतालबा करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि एनआईए कानून रियासत से जांच का हक छीन लेता है और मरकज को मनमाने तरीके से इख्तियार दे देता है। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि इस कानून से पुलिस की तफ्तीश करने का हक भी मुतासिर होता है। गौरतलब है कि 2008 में जब यह कानून बना था तब कांग्रेस की सरकार थी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार है। वहीं दिल्ली के सेलमपुर में शहरियत कानून के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज मामले में गिरफ्तार किए गए 12 मुलजिमीन को जमानत मिल गई है। 15-15 हजार रुपए के मुचलकों पर यह जमानत दी गई है। तमाम पर शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज में तशद्दुद करने का इल्जाम था और दिल्ली की अदालत ने गिरफ्तार किए गए 12 लोगों को जमानत दे दी है। शहरियत कानून के खिलाफ दिल्ली समेत पूरे मुल्क में एहतजाज जारी है। उधर जमशेदपुर में भी खवातीन धरने पर बैठी हैं। उनसे बात की हमारी नुमाइंदे ने। के खिलाफ मुस्लिम महिलाएं एकत्रित हुई हैं आज़ाद नगर में और हमारे साथ ज़ेबा कादरी जी हैं। उनसे हम बात करते हैं कि उनका विरोध किस चीज़ पर है और आज का ये कार्यक्रम क्या है। ज़ेबा जी, ये जो विरोध है सीए और एनआरसी को लेकर कहाँ पर लग रहा है आपको कि गलत है, या फिर कहीं ये विपक्षी पार्टियों ने कोई साजिश तो नहीं करके भड़का दिया लोगों को, क्या लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आज पूरे देश में जो है ये गंदा कानून ला करके हमें बता दिया गया कि हम मुसलमानों के खास करके हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। जबकि ये कैसे समझते हैं आप लोग? जैसे सीए उन हिंदुओं की बात करता है जो शरणार्थी हैं और एनआरसी में सबको अपना डिटेल देना है, तो कहाँ पे गलती है? सीए क्यों लाया? सीए की जरूरत नहीं थी। सीए ला करके हम लोगों को जागरूकता किया गया, हमें जगाया गया है कि हम ये समझे कि सीए की कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर एनआरसी ही रहता तो बात कुछ हद तक सही थी, मगर ये सीए ला करके हमें बताया गया कि हमारे लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं एनआरसी वापस ली जाए। हमारा जो हक है, हमें जो इंडिया में जो जगह मिली है, हमारा ये घर है, हमें घर से भी दखल किया जा रहा है। ये थी आज़ाद नगर में वो तमाम मुस्लिम महिलाएं जो ये डिमांड कर रही हैं मोदी सरकार से कि ये जो सीए एनआरसी का कानून है उसे वापस लिया जाए। और अब सवाल ये नहीं है कि एनआरसी और सीए सही है या नहीं, सवाल ये है कि आखिर मुस्लिम समाज इसको किस रूप में देख रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार को ये चीज़ें साफ करनी होगी, क्योंकि ये विश्वास गहरा बैठ बनाते जा रहा है कि सीएए और एनआरसी जो है वो मुस्लिम समाज के खिलाफ है। तो ये मोदी सरकार को जवाब देना होगा कि ये कितना सही और कितना गलत है। कैमरा पर्सन मनोज पासवान के साथ अन्नी अमृता, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने एनपीआर को लेकर मरकज की बीजेपी हुकूमत पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि हमने जिनाह की थ्योरी को मुस्तरद करते हुए हिंदुस्तान का इंतखाब किया। हम इस मुल्क के शहरी थे, हैं और रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने मरकज की मोदी हुकूमत से मुल्क की अक़लियतों के मसाइल पर तवज्जो देने की अपील की, न कि पड़ोसी ममालिक के। मेदक जिले के नारसंगी में अवामी जलसे से खिताब के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने ये बातें कही। के साथ कह रहा हूं, नोटबंदी हुई थी ना, 500 की 1000 की नोट गई, कितने लोग लाइन में ठहरे जाते? पूरे ठहरे ना। इसमें नोट नहीं है, अब तुमको कागज लाना पड़ेगा। कहां से ढूंढ के लाएंगे आप? किसको कागज दिखाएंगे? और होते कौन है ये लोग मुझसे कागज पूछने वाले? होते कौन है ये लोग मुझसे कागज पूछने वाले? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से कोई भी बगैर कागज के आया तो मोदी उसको शहरियत देंगे। और हम यहां पर हमारे अब्बा दादा खबरों में उनकी हड्डियां जल गई, मुझसे कागज पूछ रहे। ये नाइंसाफी है। और फिर क्या बोलते कि नहीं, जो हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से उनके लिए क्या करेंगे? अरे मोदी जी, मैं तो मुसलमान हूं ना, मैंने तो जिना के पैगाम को ठुकराया, मैं भारत को अपना देश माना। आप हमारी फिक्र करो, उनकी क्यों फिक्र कर रहे हो? माइनॉरिटीज की मैंने तो रिजेक्ट किया ना जिना के पैगाम। अगर हम यहां पर 17.5 करोड़ की हमारी आबादी है, हम क्यों हैं यहां पर? हमने जिना को नहीं माना, हमने भारत को अपना सरजमीन माना। ये अजीब वजीर आजम है कि मुल्क के माइनॉरिटीज की फिक्र नहीं है, वहां के माइनॉरिटीज की फिक्र है। अरे मोदी जी, आपका दिल धड़कना चाहिए भारत के माइनॉरिटीज के लिए भी।
मगर इनको तकलीफ होती नहीं, वहां जुल्म हो रहा। यहां क्या कर रहे आप लोग? यहां हमसे कागज पूछेंगे आप। बिहार के आइंदा असेंबली इंतखाबात में CAA और NRC का मुद्दा सियासी पार्टियों के लिए बड़ा चैलेंज साबित होने वाला है। यही वजह है कि सेकुलरिज्म की माला जपने वाली रियासत की दो बड़ी सियासी पार्टियों के दरमियान इस मामले पर भी सियासत गर्मा गई है। अपोजिशन इस कानून के खिलाफ है और बरसर इख्तियार पार्टी पार्लियामेंट में CAA का साथ देने के बाद अब बिहार में NRC को नहीं लागू करने का दावा कर रही है, लोगों को इत्मीनान दिलाने की कोशिश कर रही है। एक रिपोर्ट। बिहार के कई अजला में CAA और NPR और NRC के मामले पर एहतजाज हो रहा है। पटना के सब्जी बाग और हारून नगर में खवातीन शाहीन बाग की तरह धरने पर बैठी हैं। वहीं बिहार शरीफ, दरभंगा, मधुबनी, अररिया और किशनगंज में इस कानून के खिलाफ लोगों ने हल्ला बोल दिया है। पटना यूनिवर्सिटी के तलबा भी एहतजाज में शिरकत कर रहे हैं। तेजी से बदल रहे रियासत के सियासी मंजरनामे को देखकर सियासी पार्टियों ने मुस्तकबिल का अपना सियासी लाएहमल भी तैयार कर लिया है। अपोजिशन जहां इस मुद्दे पर सड़क पर है, वहीं बरसरे इख्तियार पार्टी ने कह दिया है कि CAA पर साथ दिया तो दिया, लेकिन NRC को बिहार में लागू नहीं करेंगे। हम लोग तो इशू को अभी भी टेकअप कर लिया, अभी पूरे राज्य में हम लोग का कार्यक्रम बताया है मैंने। और जहाँ तक नीतीश जी का है, वो दुविधापूर्ण स्थिति में है, इसलिए उनके बारे में भी जनता जान चुकी है। इसलिए जनता समय पर फैसला लेती है और जनता समय पर फैसला लेगी। जब विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव द्वारा बात रखी गई तो उन्होंने अपने जवाब में कह दिया कि हम CAA NPR पर चर्चा करने के लिए विशेष बैठक बुलाने के लिए भी तैयार हैं 19 जनवरी के बाद। और NRC के बारे में तो उन्होंने स्पष्ट विधानसभा में ही कह दिया कि इसका तो कोई बिहार में प्रश्न ही नहीं उठता है। कब कौन सा मुद्दा सियासी गलियारों में बुलंदी पर पहुंच जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ तो बात CAA और NRC से जुड़ी है, जिस मुद्दे पर अवामी एहतजाज हो रहा है। अपोजिशन ने ऐलान किया है कि 16 जनवरी से इस मामले पर तेजस्वी यादव सीमांचल से अपना दौरा शुरू करेंगे। वहीं JDU के मुताबिक CAA पर गलती से हिमायत किया था, अब NRC पर पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी। 16 तारीख से तेजस्वी प्रसाद यादव का अररिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार इसी NRC के विरोध का जन जागरण रैली वगैरह सब आयोजित किया गया। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल तो पूरा चौकस है। और CAA में पार्लियामेंट में साथ दिया था, उस वक्त उसको जो है लेके जो बातें थी कि सिर्फ 31,000 कुछ लोगों को जो बहुत दिनों से यहाँ पर नागरिकता के लिए दिए हुए हैं, यही बताया गया था ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कि उनको नागरिकता से मतलब। लेकिन जब इसको NRC से मिला के देखा जा रहा तो लोगों को जो है इसमें संशय हुआ, भ्रम हुआ। CAA और NRC के मुद्दे पर शाहीन बाग से निकली चिंगारी दूसरे शहरों में भी फैल रही है। पटना के सब्जी बाग और हारून नगर में शाहीन बाग की तरह ही एहतजाज हो रहा है। खास बात यह है कि एहतजाज का स्टेज सभी पार्टियों के लिए खुला है, कोई भी यहाँ आ सकता है और अपनी बात कह सकता है। इस एहतजाज के पस मंजर को देखते हुए सियासी पार्टियां अपना सियासी मंजरनामा भी तय करने में जुटी हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के लीडर ND शर्मा ने केजरीवाल पर टिकट बेचने का इल्जाम लगाया। इस पर बीजेपी लीडर रमेश बिधूड़ी ने कहा कि केजरीवाल के लिए ये कोई नई बात नहीं है। दिल्ली सरकार ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी लिस्ट जारी कर दी है और वहीं ND शर्मा जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने टिकट बेचने का आरोप लगाया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी। रमेश जी, बदरपुर से आम आदमी पार्टी विधायक ND शर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि 21 करोड़ रुपए में टिकट उन्होंने बेची है और उनका नाम काटकर जो दूसरे दल से नेता आए हैं उनको टिकट दिया है। ये केजरीवाल साहब के लिए कोई नई बात नहीं है। ये तो दिल्ली के लोगों को चिंता करनी चाहिए कि जो आदमी कहता था हम पारदर्शी चुनाव कराएंगे, रेफरेंडम कराएंगे, जनता के पैसे से चुनाव लड़ेंगे, इस चुनाव में कोई चीज नजर नहीं आ रही। जो कांग्रेस का ढर्रा था उसी ढर्रे पे केजरीवाल साहब चल रहे हैं। जो कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया और एक ही टिकट नहीं बेची है उन्होंने इस प्रकार से कम 16-17 टिकटें हैं जिनका पैसा लेकर उन बेचारे 5 साल कार्यकर्ता जो वहां पर समाज सेवा का काम में उनके लगे रहे होंगे बेचारे इस उम्मीद के साथ में कि 5 वर्ष बाद मैं चुनाव में आऊंगा, उनके साथ धोखा किया है। तो केजरीवाल की फितरत है बगैर पैसे के उनके साड़ू तक जेल गए हैं।
एक पीडब्ल्यूडी घोटाले के अंदर ये छुपा हुआ क्या किसी से? तो केजरीवाल के लिए कोई नई बात नहीं है। जो एक आदमी क्रांतिकारी के रूप में आया था वो भ्रांतिकारी निश्चित रूप से साबित हो गया है। सर, जो टिकट दिए गए हैं उसमें कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका नाम सीलमपुर दंगे में भी शामिल था, अब्दुल रहमान और शोएब इकबाल, जिसको अरविंद केजरीवाल ने इस बार टिकट दिया है। ये हमारी चिंता का विषय है। हम तभी से इनको बार बार एक्सपोज कर रहे हैं, दिल्ली की जनता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये दिल्ली के सम्मानित निवासियों को सोचना पड़ेगा कि इनकी करनी और कथनी क्या है। ये देश में अराजकता चाहते हैं, दिल्ली में अराजकता चाहते हैं, देश शांतिपूर्वक चले। तो अमानतुल्लाह या शोएब इकबाल के बेटे, उनके बारे में कौन नहीं जानता? उसके व्यक्तिगत कपड़े तक उन्होंने विधानसभा फाड़े, कौन नहीं जानता? वो केवल ओवैसी के तरह इस प्रकार के लोगों को भड़काकर और उनकी भावनाओं के साथ खेलने कर राजनीति करते हैं। केजरीवाल को सत्ता चाहिए, वो किसी भी सूरत में कहीं जा सकता है। जब केजरीवाल साहब अपने बच्चों की कसम खाकर कांग्रेस के साथ समर्थन लेकर सरकार बना सकते हैं, तो जो बच्चों का नहीं हुआ, ये एक पुरानी बात है, ये बार बार दोहराना अच्छा नहीं लगता बच्चों को घसीटना, लेकिन ये लोगों को सोचना चाहिए कि दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा जीवन जीता है तो अपने बच्चों के भविष्योज्वल के लिए और बच्चों के लिए जीता है। तो जो बच्चों का नहीं हो पाया वो किसका होगा? अच्छा सर, आपने यहाँ पर कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बेहतर काम करने की बात कर रहे हैं, आपने कई सारे खुलासे यहाँ पर किए, आरटीआई की भी बात की और नई जो बिल्डिंग्स है वो भी नहीं बनाई गई। तो आखिरकार सिर्फ ये विज्ञापन तक ही सीमित है या सिर्फ ऐसा कुछ है कि बनाया इन्होंने, सिर्फ सरासर झूठी बोल रहे हैं? बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, केजरीवाल सूची जारी करे कि दिल्ली की 10 कॉलोनियों में नई बिल्डिंग बनाई हमने, जो 82 प्लॉट खाली पड़े हैं उनमें से एक में बनाई हो, या कोई और ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की जमीन केजरीवाल के पास है, उन किसी भी जमीन में उसने एक बिल्डिंग बनाई हो, तो ये भ्रांति फैलाई है उसने। और जो सुबह से शाम तक लोगों को ऐड के माध्यम से घर में रोटी खाने बैठेंगे और कभी न्यूज देखने का मन करेगा तो केजरीवाल की ऐड आएगी, शिक्षा के क्षेत्र में हमने क्रांति ला दी है, तो लोगों को भ्रम होता है कि जब कह रहे होंगे मुख्यमंत्री हैं चुने हैं, अब उनको पता नहीं इस देश के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं जो बच्चों के सगे नहीं हो पाए, तो लोग कैसे विश्वास करेंगे? तो लोग समझते हैं कराए ही होंगे उन्होंने, लेकिन वो प्रत्यक्ष है कि कुछ नहीं कराया। बस एक छोटा सा सवाल और है सर कि लोकसभा जब चुनाव हुए थे तो 7 सांसद इन्होंने उम्मीदवार के तौर पर उतारे थे और उन लोगों की जमानत भी जब्त हुई थी। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने उन लोगों पर विश्वास जताया, तो इस बार किस तरीके का हश्र उन लोगों का देख रहे हैं? नहीं, केजरीवाल ने उन पर विश्वास नहीं जताया। केजरीवाल को लगा कि अगली बार फिर मुझे टिकट बेचनी पड़ेंगी, तो टिकट बेचने के लिए ये मेरी जान खाएंगे, तो जब लोकसभा की टिकट बेचने के टाइम आएगा तो ये दोबारा जान खाएंगे, तो इनसे कह दूंगा तुम तो विधानसभा ही हार गए, तो तुम्हारा तो राइट ही नहीं बनता। तो वरना ये कहेंगे पिछली बार हम चुनाव लड़े थे, लोकसभा इस बार ही हमें दो। अब क्या कहा यार तुम तो विधानसभा ही हार गए, तो और नए लोगों को बेच सकता है केजरीवाल, तो नई दुकान सजा रहे हो अपनी। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से उनके विधायक टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल के लिए कोई नई बात नहीं है। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और निर्भया इज्तिमाई इस्मत रेजी केस से जुड़ी अहम खबर, दिल्ली हाई कोर्ट ने मुजरिम मुकेश को राहत देने से इनकार कर दिया है। बेहद अहम खबर निर्भया इज्तिमाई इस्मत रेजी केस से जुड़ी हुई, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने मुजरिम मुकेश को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत में जाए मुकेश ने दिल्ली हाई कोर्ट में डेथ वारंट को चैलेंज किया था और डेथ वारंट पर रोक लगाने से अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो बेहद अहम खबर निर्भया इज्तिमाई इस्मत रेजी केस से जुड़ी हुई, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने मुजरिम मुकेश को राहत देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पार्टी लीडर संजय सिंह ने इस मौके पर कहा कि आम आदमी पार्टी लोगों को फ्री सर्विस देती रही है, आगे भी देती रहेगी। उन्होंने पार्टी से टिकट न मिलने वाले कारकुनों की भी बात की और कहा कि हम सभी के राब्ते में हैं और उनको मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 5 साल, अगले 5 साल भी, केजरीवाल जी ने भी कहा और हमारी पार्टी भी बार बार कह रही है, 200 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री, बस की यात्रा फ्री, ये सारी फरिश्ते योजना, जय भीम योजना के तहत कोचिंग फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, ये सारी योजना अगले 5 साल भी जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी को जितना जोर लगाना है, जितना विरोध करना है, वो करते रहे। किसी का भी टिकट कटता है, उसको दुख होना स्वाभाविक है, आहत होता है व्यक्ति, लेकिन साथ ही साथ ये हमारे परिवार के लोग हैं, ये महसूस करते हैं कि भाई इसी पार्टी ने टिकट दिया, विधायक बने, जनता के सहयोग से इतना प्यार स्नेह मिला 5 साल
तक विधायक रहे अपने क्षेत्र से, तो हमसे तुरंत मोह भंग हो जाएगा और हमसे दूर हो जाएंगे। हम इनको अपने आप से अलग नहीं होने देंगे। हम पूरा प्रयास अपने एक एक साथी को मनाने समझाने का, पार्टी के साथ में रखने का, उनको पार्टी में और भूमिकाएं देने का, सरकार बनने के बाद और तमाम भूमिकाएं देने का, वो हम लगातार उनसे संपर्क में हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली में होने वाले असेंबली इंतखाबात को देखते हुए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सियासी पार्टियां इलेक्शन की तैयारियों में हैं। आम आदमी पार्टी से 70 लोगों को टिकट दिया गया है। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज से इंतखाब लड़ रहे हैं और मनीष सिसोदिया से न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने खास बातचीत की। बात करने के लिए मौजूद है आम आदमी पार्टी के एक सौम्य चेहरे, दिल्ली के शिक्षा मंत्री, जिन्होंने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। मनीष जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीसरी बार आपको अपने इसी क्षेत्र से विधायकी का चुनाव लड़ने का टिकट मिला है। धन्यवाद। मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का, अपने पार्टी के नेतृत्व का, सबका शुक्रगुजार हूँ। पटपड़गंज की जनता का, कि पटपड़गंज की जनता ने वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस दिए हैं, तभी मुझे पार्टी ने माना है कि मुझे पटपड़गंज से चुनाव लड़ना चाहिए। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। आपको तो टिकट मिल गया, आपकी पार्टी ने आपको टिकट के लायक समझा, लेकिन पार्टी में 15 ऐसे लोग रहे, ऐसे विधायक रहे जिनका टिकट कट गया, तो उन विधायकों में काफ़ी नाराजगी भी कुछ विधायकों में देखी जा रही है। देखिए, जब जिसका टिकट कटता है, जिसको कहा जाता है कि आपको चुनाव लड़ने के अलावा कोई और भूमिका पार्टी देगी, और जो कल तक चुनाव लड़के एमएलए बने, तो निश्चित रूप से निराशा होगी, थोड़ा बहुत नाराजगी भी होगी, थोड़े बहुत सवाल भी होंगे मन में। उनके सवालों के हम जवाब भी दे रहे हैं, उनको कन्विंस भी करेंगे, उनको साथ भी लेके चलेंगे, उनको और भूमिकाएं भी देंगे। उनमें से बहुत सारे लोगों का मानना भी है। मुख्यमंत्री जी ने खूब सारे रिग्रेस सर्वे कराए। पूरी पार्टी ने बहुत एक एक सीट पर जो लोग सिटिंग थे, इंक्लूडिंग पटपड़गंज में भी बहुत रिग्रेस सर्वे हुआ और कई चीज़ें मेरे लिए भी आश्चर्यजनक सामने आई कि मैं कहाँ कमज़ोर हो सकता हूँ या कहाँ मजबूत हो सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे सामने भी आईं। तो जब मल्टीपल सर्वेज में चीज़ें निकल के आई कि इन कैंडिडेट्स के प्रति थोड़ी सी जनता में नाराज़गी है या अभी ये शायद अपनी सीट नहीं निकाल पाएंगे, तो निश्चित रूप से पार्टी चाहेगी कि ऐसे व्यक्ति को ही आगे लाया जाए जो सीट भी निकाल के आगे ला सके। बदरपुर से आपके विधायक थे, आपकी पार्टी के एनडी शर्मा, आज वो आरोप लगा रहे हैं कि 20-21 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने ले लिए, टिकट बेचने के आरोप लगा रहे हैं। एनडी शर्मा जी अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे विधायक रहे हैं आम आदमी पार्टी के, और जब उनको टिकट दिया गया था तब भी बहुत लोगों ने आरोप लगाए थे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो जब किसी का टिकट कटता है पर थोड़ा हल्की बात नहीं करनी चाहिए। मैं उनको भी सुझाव दूंगा, हल्की बात ना करें, पार्टी के सिपाही के रूप में काम करें। पार्टी और भूमिकाएं देती है, पार्टी और भूमिका देगी। मैं किसी के व्यक्तिगत उसमें नहीं जाता, क्योंकि जब किसी की टिकट मतलब पार्टी ने एक डिसीजन लिया कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, तो हो सकता है उनको निराशा हुई हो, वो हो सकता है निराशा में बात कर रहे हो, पर मुझे लगता है उनसे बात होगी तो उनके भी शक शुबे दूर कर दिए जाएंगे। आपने सीलमपुर से जिसको टिकट दिया है उस पर विपक्षी आरोप लगा रहा है कि दंगों के आरोप हैं, सीलमपुर में जो दंगे हुए थे और उनका एफआईआर भी उनके खिलाफ दर्ज हुआ। देखिए, हमारे किसी कैंडिडेट पर, हमारे किसी कार्यकर्ता पर, हमारे किसी नेता पर अगर दंगे के आरोप हैं तो ये बीजेपी के लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा फेलियर है कि फिर वो आदमी जेल से बाहर क्यों है। दंगे फैलाने वालों को तो जेल में होना चाहिए। तो या तो बीजेपी रिजाइन करे, बोले जी हमसे दंगे फैलाने वाले पकड़े नहीं जा रहे, वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, या फिर इस बात को माने कि हम ऐसे ही पॉलिटिकल वो कर रहे हैं। आज देश में दंगे फैलाने की राजनीति कौन करता है? आप किसी बच्चे से पूछ लो, लोग कहेंगे बीजेपी करती है। चुनाव से ठीक पहले दंगा हिंदू मुस्लिम कौन चिल्लाता है, बच्चा भी बता देगा कि वो उसका पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। आज आम आदमी पार्टी की पहचान जहां इस बात के लिए हो रही है कि यह पार्टी है जो शिक्षा पे काम करती है, स्वास्थ्य पे काम करती है, सस्ती बिजली देती है, सस्ती बस सेवा देती है, सस्ता पानी देती है लोगों को, अच्छा पानी देती है, वहीं बीजेपी की पहचान दंगे वाली पार्टी के रूप में पहले से है। एक बस अंतिम सवाल, पिछली बार दिल्ली की जनता ने अपार इसने आपकी पार्टी को दिया था, 67 सीटें आप 70 में से जीते थे। इस बार के लिए पार्टी ने अपना कोई लक्ष्य तय किया है? पार्टी 67 पार करेगी इस बार, ऐसा हमको पूरा भरोसा है, और हो सकता है 70 की 70 जीतेंगे, ऐसा अभी पूरी तरफ से पॉजिटिव फीलिंग दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन सुनील सागर के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में 2G सर्विस की दूसरी बहाली पर मणिशंकर अय्यर ने न्यूज़ 18 नुमाइंदा रंजीता झा से बातचीत की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, जम्मू कश्मीर की बात करें, धारा 370 लगने के बाद आज पहली बार वहां 2G बहाल किया गया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। शर्त ये कि सिर्फ सरकारी वेबसाइट खुलेंगे, कोई सोशल वेबसाइट को आप ओपन नहीं कर सकते हैं, पाबंदियां हैं इसको लेकर अभी भी। किस तरह से इसे देखते हैं? एक छोटा सा कदम है जहां मीलों का सफ़र है। जम्मू कश्मीर के बाशिंदों, जो कि हमारे देश के नागरिक हैं, उनको वही हक देने में
जो कि बाकी सारे नागरिकों को मिलता है। हम सब इंटरनेट पर जा सकते हैं, हम सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को? सवाल ये रहता है, और जब तक कि इसका जवाब सही न आए या कि वहाँ जम्मू कश्मीर में वही सूरत हाल हो जो कि बाज़ दूसरे इलाके में भारत में हैं, तब तक तो समस्या रहेगी ही, और इसके जो नतीजे हैं इसको हम सबको भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसको लेकर सर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बात रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इंटरनेट बंद कर देना ये मौलिक अधिकार का हनन है एक तरह से। तो कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार को भी एक आईना दिखाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मैं आपसे सहमत हूँ। मुल्क में आज 72वां यौम आर्मी मनाया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नारने ने कहा कि हिंदुस्तानी फौज मुल्क का एक कीमती इदारा है। इस मौके पर दिल्ली के केरेप्पा परेड ग्राउंड में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। मुल्क के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, बहरी चीफ करमवीर सिंह समेत कई अफसरान ने यहाँ फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। इसी के साथ ही पहली बार खवातीन ऑफिसर कैप्टन तानिया शेरगिल मर्द बटालियन की परेड की क़यादत करेंगी। बीते वर्ष में देश को कुछ गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारतीय सेना न सिर्फ प्रॉक्सी वॉर में निरंतर संघर्ष किया, बल्कि हमारी सरहदों, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, की पूरी सक्रियता और मजबूती के साथ सुरक्षा सुनिश्चित किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज अपनी 64वीं सालगिरह मना रही हैं। इस मौके पर उन्होंने लखनऊ में मीडिया से खिताब किया और कहा कि मईशत की हालत खराब है, बीजेपी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। मायावती ने यह भी कहा कि इस हुकूमत में गरीब, कबायली, मुसलमान और दीगर मजहबी अक़लियतें ज्यादा परेशान हैं। जन्मदिन को मनाने के मौके पर हर वर्ष बीएसपी के लोग अपने अपने क्षेत्रों में तथा अपने आर्थिक सामर्थ्य को देखते हुए, क्षमता को देखते हुए विशेषकर गरीब, कमजोर, लाचार, असहाय, बीमार व अन्य अति जरूरतमंद लोगों की विभिन्न रूपों में मदद भी करते हैं, जिनके हित व कल्याण के लिए हमेशा ही हमारी पार्टी अति गंभीर, तत्पर, संवेदनशील, ईमानदार व संघर्षरत रहती है। इसके साथ ही इसी खास अवसर पर मेरे द्वारा लिखित पुस्तक मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा का हिंदी व अंग्रेजी संस्करण भी, जो मुख्यतः 1 वर्ष के भीतर पार्टी व मूवमेंट के कार्यकलापों व संघर्षों आदि का साफ सुथरा लेखा जोखा होता है, उसे भी जारी किया जाता है, जिसे आखिर में आज भी यहाँ आप लोगों के समक्ष जारी किया जाएगा। लेकिन इसके पहले मैं पूरे देश भर में अपनी पार्टी के लोगों का व शुभचिंतकों का भी, जो आज मेरा जन्मदिन जिस भी रूप में व जिस भी स्तर पर मना रहे हैं, उन सभी का पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वहीं अखिलेश यादव ने भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद दी। अखिलेश यादव ने बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती को ट्वीट करके उनको सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि बहुजन समाजवादी पार्टी की कौमी सदर मोहतरमा मायावती जी को सालगिरह मुबारक। राजस्थान के जयपुर में मौजूद खुड्डा बस्ती एक लंबे अरसे से तनाज़े का शिकार रही है। एक बार फिर से ये सुर्खियों में है। आज खुड्डा बस्ती के रहने वाले लोग मौके पर पहुंचकर एहतजाज कर रहे हैं। खुड्डा बस्ती के लोगों का इल्ज़ाम है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उनके घरों को उजाड़ना चाहती है। हमारे साथी अरबाज अहमद ने यहाँ के हालात का जायजा लिया है।
लंबे अरसे तक सियासत का केंद्र रही खड्डा बस्ती आज एक बार फिर चर्चाओं में है। खड्डा बस्ती के तमाम 504 परिवार यहां पर धरने पर आकर के बैठ गए हैं। जिस जगह से इन्हें हटाया गया था पिछली सरकार में, जिसका पुरजोर विरोध किया गया था, आज ये तमाम लोग बेघर हैं। इनका कहना है कि जहां सरकार ने इन्हें प्लॉट दिए थे वो जगह इको सेंसिटिव जोन में आती है और इको सेंसिटिव जोन में आने की वजह से इन्हें वहाँ पर आगे अपना घर बनाने में परेशानी आ रही है। फिलहाल यहाँ पर नीलामी की जा रही है 6 प्लॉट बना करके, जो कि आलिशान और महंगे बना करके यहाँ बेचने की तैयारी है। जैसा कि फैसले में कहा गया था, अगर प्लॉट बेचे जाएंगे तो इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इन्हें क्या विरोध है और क्या डिमांड है आप लोगों की? देखिए, ये बस्ती पहले जो है उजाड़ दी गई थी और उस वक्त जो है यहाँ के हालात बहुत ख़राब किए थे। यहाँ के लोग सुकून के साथ शिफ्ट हो गए थे। उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि इस बस्ती की ज़मीन की जब भी नीलामी होगी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन सरकार जो है चोरी छुपे अब इस ज़मीन को नीलाम कर रही है। यहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है अभी तक, और यहाँ के लोगों को जो बसाया है वो इकोलॉजिकल जोन में जाकर के बसा दिया है, जो ऑलरेडी सब जुडिश है। बिल्कुल ये स्थिति हुई है घर के ना घाट के। बिल्कुल यही हालत हो गई है कि ये बेचारे लोग जिन्होंने के सालों स्ट्रगल किया, जब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया था कि आपको मुआवजा दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में नगर निगम ने एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया था कि इस ज़मीन का इतना अमाउंट का है, और ये कहा था कि प्रायोरिटी जब भी बिके तो इन लोगों को दी जाए। तो ये एक बेईमानी का दिमाग चल गया है कि ज़्यादा पैसों में उसे बेचा जाए। जब एक अमाउंट डिसाइड उन लोगों ने किया था तो फिर उसी अमाउंट पे इन लोगों से तरजीह दी जाती कि इनको कहा जाता कि आपको अगर चाहिए तो आप लो। इन लोगों को जहाँ ज़मीन दी है वो ग्रीन बेल्ट में आती है, आगे जाके वो ख़त्म कहानी होगी, वो फिर लड़ना शुरू करेंगे। स्थिति आप लोग आगे क्या, कब तक धरने में बैठेंगे, आगे क्या करेंगे? देखो कि इतने मुद्दतों पुरानी 40 साल 50 साल से बसी हुई बस्ती को के साथ भेदभाव किया गया, पिछली सरकार ने किया, और कितनी ही बस्तियों का पुनर्वास हुआ है, लेकिन इस बस्ती के साथ भेदभाव हुआ। नंबर 1, चूँकि फैसला था कोर्ट का, इसलिए सबने कोर्ट का फैसला माना। लेकिन अब जो सरकार है या नगर निगम है, उसको भी कोर्ट के फैसले में इस बात को ध्यान देना चाहिए कि जब कोर्ट ने ये बात कही है कि अब जब इसको नीलाम किया जाएगा, इसको बेचा जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ की जो संघर्ष समिति है, यहाँ की बस्ती के जो लोग हैं, उनको तरजीह दी जाएगी। तो उसको नज़रअंदाज करके इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया, उनको कोई अपने फेवर में नहीं लिया गया और उसके बेचने की तैयारी की जा रही है। तो एक तरह से सरासर नाइंसाफ़ी है। इनसे बात करनी चाहिए, पहला हक इनका बनता है, इनको देना चाहिए। अगर ये ना लें तो एक अलग बात है। ये वो लोग हैं जो कि यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। अभी इनके पास में ना तो यहाँ खड्डा बस्ती का मकान रहा है, ना इको सेंसिटिव जोन में जो उन्होंने अपने जेब के पैसे से ख़रीद करके मकान लिया उसके ये मालिक रहे हैं। यहाँ जो 504 परिवारों के लिए जो जगह थी उसे एक तरह से देखें तो बुलडोज़र से प्लान करने के बाद में 6 आलीशान प्लॉट फिलहाल नीलामी के लिए तैयार है। और ये लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जहां गरीबों के मकान थे वहां अमीरों के बंगले बने। उससे पहले सरकार को जो हाई कोर्ट का फैसला था उसके मुताबिक इन्हें तवज्जो दी जानी चाहिए। अभी फ़िलहाल विधायक यहाँ पर वार्ता की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम लोग इस बात पे अड़े हुए हैं कि हम जब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी बात को तवज्जो नहीं दी जाएगी। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।